नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं दिशा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, मतलब राज्य व्यवस्था की, जिसमें भारत के संविधान की हम बात कर रहे हैं। भारत के संविधान का जो विकास हुआ, उसमें दो पार्टों में विकास होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होता है पारित अधिनियमों में, और दूसरा होता है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो पारित अधिनियम होते हैं, उनमें ही विकास होता है। तो जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम थे 1773 से लेकर 1800 जो 53 तक जो चले हैं आपके, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से उनको समझाया है। तो प्लीज़ वो वीडियो को आप जाके देखिएगा। एक ही वीडियो, मुश्किल से 12 से 13 मिनट की वो वीडियो है, और उसमें इतनी लंबी ड्यूरेशन की सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं। आप जाके देखिएगा। और सेकंड वीडियो में उसका टेस्ट भी हुआ है, तो आप लोग उसके साथ साथ वो टेस्ट वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें और भी मैंने फैक्ट्स कुछ समझाए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप पहले जाके देखिएगा। चलिए, आज से हम शुरू करने वाले हैं ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम जो हैं। सारे अधिनियम एक ही बार में आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा, ठीक है। एमपीपीएससी में करें 1 नंबर पक्का, मतलब इससे 1 नंबर पक्का आने का अनुमान है, और आता ही है यार, आता ही है आपके प्री के एग्जाम में। एक बार देख लोगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसलिए लिखा है, क्यों लिखा है ये मैंने, ये वीडियो के अंत तक आप वैसे ही समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो शुरू करने के पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और दिशा एकेडमी अब टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे दी है। फेसबुक पे भी हमने पेज क्रिएट कर दिया है, तो तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप वहाँ से जाके हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो ब्रिटिश ताज के शासन, जो शासनाधीन पारित अधिनियम है, उसमें पहला आता है भारत शासन अधिनियम 1858 का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो था, तो अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि पहले तो ब्रिटिश के अंडर में रहता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहता है। लेकिन 58 से क्या होता है, क्राउन के हाथ में आ जाता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नर जनरल का जो पदनाम था उसे बदल कर देते हैं भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय कहाँ से, 1858 से शुरू होता है। क्यों होता है, क्योंकि भारत के जो गवर्नर जनरल का जो पद था ना, उसे बदल कर क्या कर दिया जाता है, भारत का वायसराय, ठीक है। और ये जो वायसराय जो होता है, ये ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, क्वेश्चन आएगा, प्री में आता भी है, चाहे वो आपका एमपीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, व्यापम का हो, एसआई की भर्ती आने वाली है, कांस्टेबल की, दुनिया भर की। तो जो आपका आधुनिक भारत से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बिल्कुल बनता है, और उस क्वेश्चन के बिल्कुल आसार हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिससे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। जिसको भारत के प्रशासन की संपूर्ण शक्ति नियंत्रण, मतलब उसको निहित थी, ठीक है। किसको, भारत के राज्य के सचिव का पद, जो सचिव का पद जो बनाया था, भारत राज्य के जो सचिव का पद बनाया था, उसको क्या था कि शासन पर संपूर्ण नियंत्रण उसका था। किसका था, तो भाई सचिव का, किसका, भारत के सचिव के पद का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भागीदार बनाया गया। अब देखिए, भारतीयों को भागीदार बनाया गया, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भागीदार कब से बनाया गया। तो भैया ये भारत परिषद अधिनियम जो है हमारा 1861, इसमें यह हुआ था। मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। तो जो विधायी शक्तियां पहले इनसे ले ली गई थी ना, उनको दोबारा से, किसको, मद्रास को और मुंबई को, की जो प्रेसिडेंसी थी, इसको वापस दे दिया गया। अब आप यहां पर सोचेंगे कि ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, विकेंद्रीकरण क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्र से हटा देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसने वायसराय को आपातकाल में जो परिषद की ये संस्तुति के बिना अध्यक्ष जारी करने के लिए
अधिकृत किया। मतलब इसका ये हुआ, वायसराय को जब आपातकाल होता, जब इमरजेंसी लग जाती थी, तो इमरजेंसी के टाइम पर परिषद में संस्तुति का मतलब होता है रिकमेंडेशन, परिषद जो परिषद की रिकमेंडेशन के बिना भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय के पास आ गई थी। तो ये कब हुई थी? ये हुआ था भाई 1861 अधिनियम में। ठीक है, चलिए 2 अधिनियम देखिए कितनी तेजी में हमने 2 अधिनियम खत्म कर लिए। अब हम आ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी, उनके अतिरिक्त गैर सरकारी, मतलब उनके अतिरिक्त का मतलब यहां पर था गैर सरकारी संख्या, मतलब जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो थी, उसमें पहले सरकारी लोग रहा करते थे, तो सरकारी लोगों के अलावा भी अब गैर सरकारी, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि गैर सरकारी लोगों की संख्या बढ़ा दी गई थी। मतलब उन लोगों को भी लेना शुरू कर दिया था, उनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 से। तो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों का जो विधान परिषद के भारतीय सदस्य थे, सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया था। तो ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई केंद्रीय विधान परिषद के जो भारतीय सदस्य थे, उनको वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार और बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था? तो वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है, अब निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो निर्वाचन तो आपको मालूम होगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। इलेक्ट होता है यहाँ पर, निर्वाचन का मतलब होता है, मतलब आप इलेक्ट करना, चुनना किसी को। तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ हो जाता है 1892 से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 3 अधिनियम कितनी जल्दी खत्म हुए। अब यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाती हैं कि भारत परिषद अधिनियम की अब हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम जो है ना, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर भारतीयों की विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो जो भारतीय थे ना, इसमें विधि के निर्माण में तथा प्रशासन, तो इन दोनों जगहों पर पहले भारतीयों को नहीं लिया जाता था। तो भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया था। इसके तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायीन शक्तियां थी, उनको बढ़ा दिया गया था। केंद्र और प्रांत में जो विधायी शक्तियां थी, उनको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी ना, वो मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मतलब भारत परिषद अधिनियम 1919 से हुई थी। और पृथक निर्वाचन में सबसे पहले जो था ना, वो मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन करवाया गया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं 1919 भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव हुए वो प्रत्यक्ष रूप से हुए इस बार। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर, जो जैसा मैंने बताया कि सांप्रदायिक आधार पर पहले वहां पर क्या हुआ था कि भाई मुस्लिमों के लिए अलग से उन्होंने कर दिया था निर्वाचन का, है ना। तो इस बार देखिए क्या होता है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ। उसमें सिख भी, सांप्रदायिक जो निर्वाचन था उसमें सिख आ गए, ईसाई आ गए, आंग्ल भारतीय आ गए, इवन यूरोप पर भी ये लागू कर दिया। मतलब यूरोप के लोग भी अलग, मतलब पृथक निर्वाचन के अंदर आ जाते हैं। अब इसके तहत पहली बार केंद्र में ये जो है ना द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित होती है। तो 2 सदन बन जाते हैं। द्वि मतलब 2, तो 2 सदन इसमें बन जाते हैं। अब जो है सभी विषयों को केंद्र तथा राज्यों में बांटा गया। जो जितने भी विषय, अब द्विसदनीय बन गई भाई। तो द्विसदनीय बनने के बाद क्या किया उन्होंने, केंद्र और राज्यों में बांट दिया। तो केंद्र और राज्यों में बांटना और द्विसदनीय बनाने का सीधा साधा उनका अभिप्राय ये था कि वो ना इन सारी चीज़ों को बहुत ईजी करना चाहते थे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना इनका सरदर्द बनती जा रही थी। इसलिए जो क्या हुआ था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को स्थापित किया गया और फिर इसके जो विषय थे उसे केंद्र और राज्यों में बांट दिया गया। अब पूरे
यह पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। कौन बना सकती थी? तो भैया ये बना सकती थी मैं ये जो द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हुई थी, ये पूरे केंद्र और राज्य में, ये पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। ठीक है, केंद्र और राज्य में नहीं, पूरे ब्रिटिश भारत में ये कानून बना सकती थी। अब आगे चलते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया और प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। तो द्वैध शासन क्या होता है? तो देखिए, मैंने इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब इसको मैं ट्रिक से याद करना आपको सिखाता हूँ। एक ट्रिक मैंने बनाई है खुद की। देखिए, अब क्या था भाई कि भाई द्वैध शासन प्रणाली, यह अधिनियम कौन सा है? 1919। इसमें अधिनियम में 19 कितनी बार आ रहा है भाई? 2 बार आ रहा है। 2 बार आ रहा है तो द्वैध हो गया। द्वैध का मतलब क्या होता है? जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं द्वैध शासन। ठीक है, उसे बोलते हैं द्वैध शासन। 1919 है ना, 1919 का अधिनियम, इसमें 19 कितनी बार आ रहा है भाई? 2 बार आ रहा है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है 1919 को। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड भैया ये भी 2 लोग थे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ट्रिक से हम ऐसे याद कर सकते हैं। द्वैध शासन प्रणाली मतलब 1919 2 बार आ रहा है। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वही 2 लोग थे, तो द्वैध शासन हम यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। और फिर ये देखिए ना, यहाँ पे 2 प्रांतीय विषयों में भी बांट दिया गया भाई। ठीक है, प्रांतीय विषयों को, जो प्रांतीय विषय थे उसको यहीं से 2 भाग में बांटा गया। तो द्वैध शासन का 2 यहाँ पे भी आ गया। कौन कौन से? आरक्षित और हस्तांतरित। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मैं अभी तक आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे वीडियोस में समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर ये लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, तो वहाँ पर जाके दिशा एकेडमी का सहयोग आप कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों को इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मन तो होता है कि वह तैयारी करें, पर पैसों की कमी के कारण, है ना, सोर्सेज ना होने के कारण, बिजी शेड्यूल होने के कारण, बहुत से ऐसे कारण हैं जिस वजह से वो तैयारी में असमर्थ रहते हैं। तो एक वीडियो ना, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो ये है कि आरबीआई की स्थापना इसके अंदर होती है। चलिए हम इसको पूरा पढ़ते हैं। सिर्फ आरबीआई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी चीजें। तो देखिए, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हो जाती है। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है, प्रांतों के अंदर, लेकिन केंद्रों में शुरू कर दिया जाता है। तो प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में शुरू कर देते हैं। आरबीआई की स्थापना होती है भारत में। क्यों होती है भाई? भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, क्या होता है? आरबीआई की स्थापना हो जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन विस्तार करते हुए, जैसे देखो, सबसे पहले क्या था भाई? सबसे पहले था कि मुस्लिम्स को सिर्फ लिया जा रहा था, फिर आपके सिख आ गए थे, ईसाई आ गए थे उसमें, है ना। और क्या हुआ था भाई? एंग्लो इंडियंस आ गए थे उसमें, यूरोपीय आ गए थे उसके अंदर। तो अब यहाँ पर इनके अलावा क्या हुआ? देखिए, दलित आ गए, फिर महिलाएं भी इसमें आ गई और मजदूर भी इसमें आ गए। मतलब इनका भी पृथक चुनाव कराने का उन्होंने निर्णय लिया। देखिए, ये जो पृथककरण हुआ था ना चुनाव का, इसका महात्मा गांधी ने बहुत विरोध किया था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो गया था कि ये जो हमें अलग किया जा रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक विवादपूर्ण विषय बनेगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इसका शुरू से विरोध किया था, शुरू से विरोध किया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय, अब संघीय न्यायालय का मतलब होता है फेडरल कोर्ट। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी हो जाती है। ठीक है, बर्मा को ब्रिटिश प्रांत से अलग कर दिया जाता है तथा 2 नए प्रांत बनाते हैं। कौन कौन से? सिंध बनाते हैं और उड़ीसा बनाते हैं, का निर्माण होता है। ठीक है, प्रांतों में ये आपकी द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था कर देते हैं प्रांतों के अंदर। तो भैया देखो, बर्मा जो है ना, ये पुराना म्यांमार जो था, ठीक है, म्यांमार जो था पुराना, मतलब अभी का वर्तमान का जो म्यांमार है उसको पहले बर्मा बोला जाता था। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए, अब इसमें एक ट्रिक और मैं आपको बताता हूँ कि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो वो आप कैसे याद करेंगे। देखो,
35 का 5, तो इससे मैं बनाता हूँ आर, ठीक है। 3 से मैं बनाता हूँ बी, और आपको मालूम है इटैलिक आई ऐसे बनते हैं ना, जब हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो ऐसे आई ऐसे बनाया जाता है ना, 9 जैसा आई बनता है। तो इससे ये मेरी ट्रिक है, मतलब आरबीआई 1935 में कैसे हुआ, तो 5 से मैंने बनाया आर, 3 से मैंने बनाया बी, और आई ऐसे मैंने बना लिया। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई भाई, 1935 में। ये मेरी ट्रिक है याद करने की, मुझे इससे याद रहता है, तो आपको भी याद रह जाएगा, मैं आशा करता हूँ। अब आता है हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत के स्वतंत्रता एवं संप्रभुता राष्ट्र, स्वतंत्र एवं संप्रभुत राज्य घोषित कर दिया जाता है 1947 में। वायसराय के पद को समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सर्जित कर दिया गया जाता है। मतलब वायसराय का टोटल हो जाता है खात्मा, और वहां पर आ जाता है दोबारा से गवर्नर जनरल, ठीक है। शाही उपाधि, भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया जाता है। तो भैया जब आप एक बात बताइए कि जब हम आजाद हो गए हैं तो काहे का सम्राट और कौन क्या, सबको साइड करो, सम्राट शब्द समाप्त, कोई उपाधि नहीं, स्वतंत्र भारत में सब स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो प्रीवियस वीडियो की मैं बात कर रहा था जिसमें हमने ब्रिटिश काल के मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम बने हैं, जो आपके 1773 से लेके 1853 तक जो अधिनियम बने हैं, उनकी वीडियो जो है वो मैं यहाँ पर आई बटन में डाल देता हूँ। तो आपको आई बटन यहाँ पर दिखेगा ऊपर, तो आई बटन पे आप टैप करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।